हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो क्लास 11th हिस्ट्री एनसीईआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम 5वें अध्याय को देखेंगे। ठीक है, चौथे तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे यायावर साम्राज्य के बारे में। तो कह रहा है कि यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते थे। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूहों में संगठित होते थे। यानी पूर्णतः नहीं कहा जा सकता कि यायावर जो साम्राज्य के लोग थे वो घुमक्कड़ थे या सामूहिक रूप से ये लोग साथ में रहते थे। ठीक है, इसको लेकर के इतिहासकारों में विवाद है। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती हैं, क्योंकि वे किसी बंधे बंधाए साँचे में उन्हें ढालते हैं। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती हैं जब हम यायावर समूहों द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। तो कुछ नहीं, बस ये इंट्रोडक्शन बताया हुआ है यहाँ पर कि क्या विवाद है इनको लेकर के। बाकी चीज़ें नीचे कह रहा है कि यहाँ पर जब हम अध्ययन करेंगे अच्छे तरीके से नीचे, तो सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी। ठीक है, यहाँ पर है ना कि परिभाषाएं त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती हैं, तो क्या सही है क्या गलत है सब कुछ हमें इसी चैप्टर में मिलेगा। अध्याय 4 में हमने इस्लामी इलाकों में राज्य निर्माण का अध्ययन किया जो अरब प्रायद्वीप की बद्दू यायावर परंपरा पर आधारित था। बद्दू क्या थी? तो अरब की जनजाति है ये भी पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो बद्दू अरब की जनजाति है, ये ध्यान रखेंगे। इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग के यायावरों का अध्ययन किया गया है। ये है मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खां के नेतृत्व में की गई थी। तो ध्यान देंगे, पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो चंगेज खां के नेतृत्व में की गई थी। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दिनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा जिनके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। तो जाहिर सी बात है, यदि ये लोग अनेकों देशों से संपर्क रख रहे हैं तो आवागमन तो होगा ही, तो विचारों का आदान प्रदान भी होगा। वहाँ की संस्कृति का प्रभाव यहाँ पड़ेगा, यहाँ की संस्कृति का प्रभाव वहाँ पड़ेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे से लोग सीखेंगे। तो बस यही बात कर रहा है यहाँ पे। इस अध्याय से हमें ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे। यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े। इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए बदल डाला। तब कैसे पड़ा, कैसे बदला, यह हम इसमें देखेंगे। स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसीलिए हमारे इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांतों और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। यानी इन्होंने अपना खुद का कोई भी साहित्य नहीं लिखा। जो यहाँ पर यात्री थे या जो कहानियाँ या घटनाएं घटित हुई, इसका मतलब इतिवृत्त का मतलब होता है कहानी या घटना।
इससे हमें पता चलता है, ठीक है। फिर जो नगरीय साहित्यकार होते थे उनके दस्तावेजों से कुछ हमको पता लग जाता है, लेकिन इनका खुद का कोई साहित्य नहीं था। इन लेखकों की यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, यानी वह पहले ही अनुमान लगा लेते थे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो इसमें कुछ भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक सॉलिड प्रमाण है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुद कह रहा है कि यह पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। मंगोलों की सामाजिक सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से कुछ ने अपने अनुभवों के यात्रा वृतांत लिखे, अन्य मंगोल अधिपतियों के राजाश्रय में रहे, ठीक है। तो ऊपर यही बात की जा रही है कि जो विद्वान हैं उनमें लेकर के इन बातों का मतभेद है कि ये लोग क्या थे कि खाना बदोश जीवन जीते थे, या कुछ कह रहे थे कि नहीं ये समूहों में रहते थे, संगठन बना करके रहते थे। तो कुछ भी मतलब स्पष्ट नहीं है कि ये कैसे थे, कहाँ रहते थे, क्या थे, ठीक है, क्योंकि इनका खुद का कोई भी साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। उनमें से कुछ ने अपने अनुभवों की यात्रा वृत्तांत लिखे, अन्य मंगोल अधिपतियों कैसे हो गया। इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। वे बौद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्क और मुसलमान थे। यद्यपि इन लोगों को मंगोल रीति रिवाजों का ज्ञान था, इनमें से ज्ञान नहीं था। यानी किन की बात कर रहा है कि ये जो कन्फ्यूशियसवादी थे, जैसे कि ईसाई, तुर्क और मुसलमान, तो इन्हें मंगोलों के रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इनमें से अनेक ने इनके विषय में सहानुभूतिपरक विवरण और यहाँ तक कि उनकी प्रशस्तियाँ भी लिखीं। ऐसे विवरणों ने यूरेशिया के शहरों से उपजे इन निंदापूर्ण लेखों को चुनौती दी, जिनमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया जाता था। इन सब से मंगोलों की तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो गई। अतः मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है जिससे कि सामान्यतः अभ्रमणशील समाजों द्वारा जिस ढंग से यायावर समुदायों को आदिम बर्बर के रूप में पेश किया गया है, उन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कुछ नहीं है, कहानी कितना इसको पढ़ के निकाल दीजिएगा, यहाँ से कुछ भी आपका एग्जाम के दृष्टि से फैक्ट नहीं है। बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये जो बौद्ध कन्फ्यूशियसवादी थे, ये इनके बारे में, मंगोलों के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ये सहानुभूति परक विवरण देते थे, जैसे कि पूर्वाग्रह से ये भी संबंधित होता था। तो ये क्या करते थे कि जो ये यायावर जो समुदाय था, यायावर जो साम्राज्य था, उनको इन्होंने आदिम बर्बर बताया। किसने? तो मंगोलों ने, ठीक है। तो इनके ये जो निंदापूर्ण लेख थे, इनको यूरेशिया के शहरों में क्या किया गया? चुनौती दिया गया, और इसको लेकर के इनके कहीं ना कहीं कह सकते हैं इनकी छवि पर प्रश्न चिन्ह लग गया। बस यही कहना चाह रहा है, इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। संभवतः मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने उस काल में किया, जब जाट शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। ये कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए, जो प्रायः हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुराविदों ने तैयार किया था। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रचलित उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। इसने चंगेज खां और उभरते मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तित होता जा रहा था। तो यहाँ भी कुछ भी है नहीं फैक्ट, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप छोड़ दीजिए। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बर्बर अंग्रेजी में बारबेरियन शब्द यूनानी भाषा के बारबोरस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य गैर कानूनी लोगों से है, जिनकी भाषा यूनानियों को बेतरतीब, कुलाहल, बर्बर के समान लगती थी। यूनानी ग्रंथों में बर्बरों को बच्चों की तरह दिखाया गया है, जो सुचारू रूप से बोलने या सोचने में असमर्थ, डरपोक, ठीक है, स्तृण, विलासप्रिय, निष्ठुर, आलसी, कुछ नहीं है। ये बस एक वो बताया है कि किस रूप में इनको देखा जाता था। यहाँ से भी आपका कुछ भी नहीं है, बस एक कहानी है, जिसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ से देखते हैं। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अम्भोदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया, पर चंगेज खां की राजनीतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। उसे ईश्वर में
ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन, तुरान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में बीता। तथापि उसके वंशजों ने इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेज खां के स्वप्न को सार्थक किया एवं दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। तो कुछ नहीं है, ये भी कहानी ही है। चंगेज खां के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोनके ने फ्रांस के शासक लुई नौवे को यह चेतावनी दी, स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति चंगेज खां, स्वर्ग पुत्र। तो यहाँ पर इस एनसीईआरटी से ये स्टेटमेंट उठा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति। बस इतना ही देगा, ये नहीं देगा, ठीक है, यहीं तक देगा आपका। अगर ये देगा तो आप लोग पकड़ लेंगे कि किसने कहा था, तो ध्यान देंगे, इतना ही देगा आपका। और ये किसने कहा था, तो चंगेज खां का पोता था मोनके, उसने कहा था, ठीक है। यहाँ से भी यूपीएससी क्या करेगी, स्टेटमेंट चेंज कर देगी, यहाँ पर पोता है तो बेटा कर देगी, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रख करके चलना है कि पोते ने कहा था कि बेटे ने कहा था। जैसे कि आजीविकों के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक के पौत्र, तो वहाँ पर पुत्र कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको ध्यान में, इन बारीकियों को ध्यान में रख करके चलना है। जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की आज्ञप्ति को समझ लिया है, फिर भी आप इन पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते हैं और केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट है और हमारे समुद्र विशाल है। अगर इन विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया। तो ये भी कुछ नहीं है आपका, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। ये केवल कोरी धमकियां ही नहीं थीं। चंगेज खां के दूसरे पोते बाटू ने अपने अभियानों में रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप पर यह मानने लगे कि चंगेज खान की अब बात दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है और यह कयामत के दिन की शुरुआत है। तो ये भी कुछ नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी आप छोड़ दीजिएगा, ये भी कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया है। तो कह रहा है कि मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर कर देगा कि मंगोल एक ही जन समुदाय का एक निकाय था। तो ध्यान देंगे, एक का नहीं था, ये विविध का था, ठीक है, विविध का। ये लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबद्ध थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशु जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। उनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि में हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था, जिसके पश्चिम भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ थीं। दक्षिण भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल। तो गोबी का मरुस्थल कहाँ है, यह भी आपसे पूछ चुका है। तो गोबी का मरुस्थल चीन में है, ध्यान देंगे, गोबी मरुस्थल, ठीक है। इसके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियों और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों के पानी से सिंचित हो रहा था। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते थे। तो यहाँ से हमारा भी कुछ नहीं, बस यही ध्यान रखेगा कि शुष्क है, ध्यान रखेंगे ये शुष्क है गोबी मरुस्थल, ठीक है। तो शुष्क गोबी मरुस्थल कहाँ है,
तो ये है आपका चाइना में। ठीक है, यही है, देख सकते हैं छोटे मोटे घास हैं ये, इन्हीं की बात कर रहा है ये। वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे और ग्रीष्मकाल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। चारण क्षेत्र में साल की सीमित अवधियों में ही कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने कृषि कार्य को नहीं अपनाया। कृषि कार्य को उन्होंने नहीं अपनाया, न ही पशुपालकों और न ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। तो एक तो ये लोग कृषि भी नहीं अपना पा रहे थे, ठीक है, ना इन्होंने कृषि की तरफ ध्यान दिया, और ना ही जहाँ पर ये लोग रहते थे वहाँ पर इतना ज़्यादा संसाधन था कि इनके भरण पोषण वो कर सके। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाए। मंगोल तंबुओं और जरों में निवास करते थे। तो ज़रा क्या होता है, तो रहने का आवास एक तरीके से कह सकते हैं, निवास स्थल भी कह सकते हैं। ज़रों का मतलब क्या होता है ये ध्यान देंगे, ठीक है। और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। निर्जातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था, पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में कमी होने के कारण उनका समाज अनेक प्रतिपक्षीय वंशों में विभाजित हो गया। तो जाहिर सी बात है, अब वहाँ पर जब संसाधन ही नहीं है तो विभाजन तो जरूर होगा वहाँ पर। धनी परिवार विशाल होते गए, उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे और स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा होता था। समय समय पर आने वाले प्राकृतिक आपदाएं जैसे भीषण शीत ऋतु के दौरान एकत्रित की गई शिकार सामग्रियां और अन्य भंडार में रखी हुई सामग्रियां समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा वर्षा न होने पर घास के मैदानों के सूख जाने पर उन्हें चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत जो पशुओं से उनका भरण पोषण होता था तो अब वो भी नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ये बेचारे क्या करते थे कि चारागाहों की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। इस दौरान उनमें संघर्ष होता था। पशुधन को प्राप्त करने के लिए वे लूटपाट भी करते थे। प्राय परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने हेतु अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे परिसंघ प्रायः बहुत छोटे और अल्पकालिक होते थे, ठीक है। मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खां द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टीला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। तो अट्टीला भी क्या था, तो अट्टीला एक परिसंघ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अट्टीला अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से अट्टीला का संबंध किससे है, अच्छा सॉरी ये व्यक्ति का नाम है अट्टीला। ये कोई व्यक्ति था, इसने भी बनाया था अपना परिसंघ। तो इसी के परिसंघ के जैसा चंगेज खान ने भी अपना परिसंघ बनाया, लेकिन इनमें अंतर था। अट्टीला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेज खां की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही। यह व्यवस्था इतनी स्थायी थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। तो यहाँ भी हमारा कुछ भी नहीं है एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हो, तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ भी कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। चीन के दीवार के बारे में बताया गया, ये जो चीन का दीवार है ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं चंगेज खां का जीवन वृत्त। चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में उनोन नदी के निकट हुआ था। तो उनोन नदी आपका कहाँ पर है, तो ये है मंगोलिया में। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजीन था, ये भी ध्यान रखेंगे, तेमुजीन। तो ये भी पूछा गया है पीसीएस में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। कि पूछ लेगा आपसे कि मंगोल जो शासक था चंगेज खां, उसका मूल नाम क्या था या प्रारंभिक नाम क्या था, तो वो था तेमुजीन। उसके पिता का नाम एसुजेई था जो कियात कबीले का मुखिया था। तो ये भी पूछ सकता है, जैसे कि गांधी जी के पिता के बारे में पूछ ही लेता है, तो पिताओं का रोल तो रहता ही है। तो हो सकता है यहाँ से भी पूछ ले कि चंगेज खां का पिता येसुजेई किस कबीले का मुखिया था, तो कियात कबीले का मुखिया था। जैसे गांधी जी के पिता के बारे में पूछ लेता कि कहाँ के ये दीवान थे, पोरबंदर के कि कहाँ के, ठीक है। तो इस तरीके से बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन। यह एक परिवारों का समूह था और बोर्जिगीज
कुल से संबंधित था। तो ये किस कुल से संबंधित था? तो बोर्जिगिद कुल से। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बोर्जिगिद कुल से संबंधित था। उसके पिता की अल्प आयु में ही हत्या कर दी गई थी और उसकी माता ओल्लून इके ने तेमुजीन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था। 1170 का दशक विपर्याओं से भरा था। तेमुजीन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोरटे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। नवयुवक भोगुरचु उसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई जमुका और उसका एक और विश्वसनीय मित्र था एक और विश्वसनीय उसका कोई और एक मित्र रहा होगा, ठीक है। तेमुजीन ने कैराइट लोगों के शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरील उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्ते की पुनर्स्थापना की। यद्यपि जमुका उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 के दशकों में तेमुजीन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजीन में काफ़ी आत्मविश्वास आ गया। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आप देखते होंगे ना कि जब किसी का प्रीलिम्स निकलता है एग्ज़ाम में, वो एक बार ही अगर एग्ज़ाम निकालेगा तो उसका माइंड जो है ना दुगनी तेज़ी से काम करने लग जाता है। उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, कोई सोचता है कि अब तो प्री निकल ही गया मेरा, अब दोबारा भी आए प्री मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखे होंगे कि जो लोग पहली बार में प्री निकालते हैं तो मतलब सामान्यतः है, ऐसा मैं नहीं कह सकती 100%, सामान्यतः जो पहली बार प्री निकालता है, मेंस पहुंचता है, इंटरव्यू देता है, वो दूसरी बार भी निकाल लेता है। तो ये होता है आत्मविश्वास। और एक बच्चा वही इतना पढ़ता है, इतना पढ़ने के बावजूद भी, उससे ज़्यादा उसका नॉलेज भी है, उसके बावजूद भी प्री नहीं निकाल पाता है, कई एग्ज़ामों में बैठता है, हर एक एग्ज़ाम में फेल होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और फिर क्या होता है कि एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। तो ठीक यही बात कह रहा है कि जब उसने मतलब ये यहाँ पर जमुका को पराजित किया तो इसमें एक आत्मविश्वास आ गया, ठीक है। और अब वह अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। इसमें से उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार कैराइट और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप में पराजित करने के बाद तेमुजीन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। यानी एक जगह जीतने उसमें इतना आत्मविश्वास डाल दिया कि वो कई जगह का युद्ध जीता, कई लोगों को पराजित किया और लास्ट में क्या हुआ कि बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में वो उभरा। कहाँ? तो स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खां, समुद्री खां या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कि किस तरीके से आत्मविश्वास आया और कहाँ से बंदा कहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पर जो शब्दावली है कुरिलताई, ये क्या है? एक मंगोल सभा है, सरदारों की एक सभा है, ये मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा। ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका ये, ठीक है। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कुरिलताई का संबंध किससे है? तो सामान्य लोगों की सभा, कुलीन वर्गों का सभा, ऐसे कर करके आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखें कि मंगोल कबीले के जो सरदार होते थे, सरदार, यहाँ पर सामान्य लोग नहीं, आम लोग शामिल इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो सरदार हैं उनकी ये सभा है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। 1206 ईस्वी में कुरिलताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियानों की सफलता एक प्रकार से तय हो गई। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी और जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त था। वे थे उत्तर पश्चिमी प्रांत, तिब्बत मूल के सिया लोग और जरचेन लोगों के चीन राजवंश, जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे। अब इतना डिटेल्स यूपीएससी नहीं पूछेगी, ठीक है, तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन 3 लोग थे। सुंग राजवंश जिसके आधिपत्य में दक्षिणी चीन था,
1209 में सी सिया लोग परास्त हो गए। 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया। 1215 ईस्वी में पेकिंग नगर को लूटा गया। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ चली, पर चंगेज खां अपने अभियानों की प्रगति से खूब संतुष्ट था और इसीलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अंतिम मातृभूमि में लौट आया। तो यहाँ से आपका कुछ भी नहीं था, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। 1218 ईस्वी में कराखिता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वारिज्म राज्य तक विस्तृत हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ तक मंगोलों का साम्राज्य विस्तारित था। तो आपसे दे देगा, इसी में एक आध और नाम डाल देगा, तो ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ था। एक तो था अमू दरिया, दूसरा था तुरान और तीसरा था ख्वारिज्म। तो इन 3 जगहों तक, 3 जो ये जगह थे, लोकेशन था, यहाँ तक इसके साम्राज्य का विस्तार था। ख्वारिज्म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज खां के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों को वध कर दिया। 1219 और 1221 के ईस्वी तक के अभियानों में बड़े नगरों उट्टार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निसारपुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। मतलब देख सकते हैं कि कितना शक्तिशाली बन गया था कि लोग आकर के वैसे इसके सामने समर्पण कर देते थे। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया। निसारपुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज खां ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। अब देख सकते हैं कि कितना क्रूर था। अपने प्रतिशोध को उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। अब देख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। तो किसने कहा था? तो ये इसने कहा था। यहाँ से दिया है, ये टोटल यहाँ से है स्टेटमेंट। ठीक है, नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। ठीक है, और यहाँ से सीधे यहाँ कर देगा, और नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था मंगोल जो शासक था चंगेज खां, उसके द्वारा कहा गया था। और क्यों कहा गया था? तो आप यहाँ पर कारण जान ही रहे हैं कि राजकुमार की हत्या कर दिए थे ये लोग, इसलिए। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खां ने उत्तरी भारत और असम मार्ग में मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाई तथा उसके समन निमित्तज्ञ द्वारा किए गए अशुभ संकेतों के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य कर दिया। यानी यह सिंधु नदी के तट तक आ गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, सिंधु नदी के तट तक भी आ गया था, पीछा करते करते उसका, ख्वारिज्म का जो शासक था उसका पीछा करते करते, हाँ वही है ख्वारिज्म का। और उस टाइम पे जो दिल्ली में शासन कर रहा था वो था इल्तुतमिश। तो उसने अपनी सूझबूझ से क्या किया था कि इस मंगोल आक्रमण को टाला था, क्योंकि वो जो भग करके आया था ख्वारिज्म से, जो शासक था जिसने राजकुमार की हत्या की थी, जब वो यहाँ भग करके आया तो उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी। इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसको मना कर दिया। उसने उसको शरण नहीं दी, उसका हेल्प नहीं किया। तो यही सब कारण था कि उसने इस तरीके से अपने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसने भारत की रक्षा की, और इसीलिए कहा जाता है कि वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान था। तो वास्तविक सुल्तान क्यों कहा जाता है उसको? तो इसीलिए कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थीं। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की थी। घोड़े पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था।
जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में मंगोलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। उनके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए तथा उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग किया। यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज खान ने घेराबंदी यंत्र और नेफ्ता बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल के लिए हल्के चल उपस्कर का निर्माण किया, जिसमें युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। तो यहाँ से भी आपका एग्जाम की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, जो था उतना ही था। ठीक है, तो उसी को आपको नोट डाउन करके चलना है। इसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये डेट दिया हुआ, इसका जन्म कब हुआ, क्या क्या है, तो यहाँ से कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे ये देंगे कि जो ज़हीरुद्दीन बाबर था वो चंगेज खां का वंशज था। कैसे था? क्योंकि इनकी जो माता थी, वो मंगोलियाई वंश से संबंधित थी और जो पिता था वो तुर्क था। तो ध्यान देंगे, तो इसलिए ये कहते हैं कि ये जो बाबर था ये चंगेज खां का वंशज था माँ के तरफ से। पिता के तरफ से तो तुर्क था, लेकिन माँ के तरफ से ये मंगोलियाई था। तो ये ध्यान में आप रखेंगे। तो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक जो माँ की तरफ से, या कह सकते हैं कि चंगेज खां का वंशज था, ऐसे आपसे पूछ लेगा। तो ध्यान रखेंगे, वो था ज़हीरुद्दीन बाबर। ये है बाबर, और इसका मूल नाम भी पूछ लेगा कि बाबर का मूल नाम क्या था, तो ज़हीरुद्दीन बाबर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब ये देखते हैं कि चंगेज खां के उपरांत मंगोल फिर कैसा रहा जब चंगेज खां की मृत्यु हो गई, तब की बात कर रहा है ये। तो इसे भी लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 तक था, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। दूसरा चरण 1255 से लेकर के 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन, ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं है। सन 1203 ईस्वी के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्याय का सामना करना पड़ा, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उससे परे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे, तथापि उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले। इस प्रवृत्ति के 2 पहलू थे। पहला, मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर के आंतरिक राजनीति थी। तो हर एक साम्राज्य की यही कहानी रहती है। जब प्रथम 2 पीढ़ियां जोची और ओगोदेई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए, अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज खां के वंश की तोलुई शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओंगोदेई वंशों को कमजोर कर दिया। मोंके, जो चंगेज खां के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसने राजवंश के उपरांत 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए, परंतु 1260 ईस्वी के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की। तो उसी समय सैनिक और रसद सामग्री को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, एकजुट तो होंगे नहीं, कहीं आंतरिक किला देखने को मिलेगा, कहीं गद्दी को लेकर के, कहीं उत्तराधिकार को लेकर के, यही सारी चीज़ें रहेंगी, जैसा कि हर एक शासक के शासनकाल के दौरान होता है। अंतिम जब वो जो भी शक्तिशाली शासक रहा है, जैसे उसकी मृत्यु होती है, तो हर जगह यही कहानी एकदम सेम है, मिला जुला करके वही कहानी होती है। अब देखते हैं सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। मंगोलों और अन्य अनेक यायावर समाजों में प्रत्येक
तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबद्ध होते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो उन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना बनती थी। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खां की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। तो ये भी कुछ नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। तो चंगेज खां उन विभिन्न जनजातीय समूहों जो उनके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई। तो ध्यान देंगे, पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार उसकी सेना गठित की गई थी। किसकी? तो चंगेज खां की। तो ये भी थोड़ा सा फैक्ट ध्यान में रख लेंगे। पुरानी, नई नहीं, पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार, जो 10, 100, 1000, 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि पुरानी दशमलव पद्धति में क्या होता था कि 10, 100, 1000, 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित ये होती थी पुरानी दशमलव पद्धति। पुरानी पद्धति में कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयाँ एक साथ अस्तित्व में थी। चंगेज खां ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। यानी कह रहा है यहाँ पर कि जो पुरानी जो पद्धति थी उसमें कुल, कबीले और सैनिक दशमलव सभी एक साथ रहते थे। तो उसको क्या किया? चंगेज खां ने इसको समाप्त कर दिया, ठीक है, और नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। अब क्या किया उसने कि उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा कर रहे, यानी अब अलग अलग कर दिया। पहले तो सब मिलजुल के रहते थे, लेकिन अलग अलग कर दिया और एक नियम बना दिया कि जो आपका सीनियर है, जो आपका अधिकारी है, यदि आप उसके अनुमति के बगैर कहीं बाहर गए तो वो दंड के आप पात्र होंगे, ठीक है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता है उसे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल होते थे। तो ध्यान देंगे, सबसे बड़ी जो इकाई थी सैनिकों की वो कौन थी? वो 10,000 था। तो ये ध्यान देंगे आप 10, ठीक है। यहाँ पर अंक में करके 10,000, यहाँ पर 1,00,000 कर देगा धीरे से तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो ध्यान रखेंगे 10,000 था। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकत्रित कर इसके जनक चंगेज खां ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। तो तुमन का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर तुमन का मतलब होता है 10,000 सैनिकों का एक समूह। नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, नोयान कहा जाता था। तो नोयान क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट है, नोयान। तो ये सैनिक टुकड़ी थी। बस इतना भी अगर आप ध्यान रख लेंगे तो भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खां का साथ दिया था। चंगेज खां ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा यानी सगा भाई, आंडा का मतलब क्या होता है? तो सगा भाई, आंडा कहकर सम्मानित किया, यानी सगा भाई कहकर के सम्मानित किया। ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो आंडा है, न्यान है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे अन्य और भी कई जो आंडा से निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे, इनको चंगेज खां ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। इस तरह से नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उभरे अभिजात वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त की। इस नवीन श्रेणी में चंगेज खां ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। तो अब यहाँ पर दे दिया उलूस। तो उलूस का मतलब जब निश्चित भूभाग नहीं है तो क्या है? अनिश्चित भूभाग। उलूस का मतलब अनिश्चित भूभाग, ठीक है। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहाँ तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। यानी उलूस क्या था? अनिश्चित भूभाग था, जहाँ तक, अच्छा ठीक है, पूरा बता दिया, ठीक है यहाँ पर। तो ठीक है, अनिश्चित भूभाग ही था।
तो जहाँ तक उसका घोड़ा वो करता, भ्रमण करता, वहाँ तक के भाग को ये क्या करता था, अपना मान लेता था। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ये उलूस शब्द भी दिया है, जैसे कि यहाँ पर बता दिया है कि इसका मतलब निश्चित भूभाग नहीं होता है, तो इसका मतलब अनिश्चित भूभाग। तो यहाँ पर आपका यही स्टेटमेंट उठा करके एग्जाम में दे देगा, ठीक है, यहीं से स्टेटमेंट उठाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र में मिला, जो उसके भाई के प्रदेश में लगा हुआ था। संभवतः जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा वैसे वैसे यह अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया होगा। ये छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये जो है तामा क्या होता था, तामा होता था एक सैन्य टुकड़ियाँ होती थी, इसी को कहते थे तामा। और किलताई तो आप पढ़ ही लें, सरदारों का सभा, ये देखिए सरदारों का परिषद फिर से यहाँ पर दे दिया है, तो एक बार और देख लीजिए। सरदारों का परिषद किसको कहते थे, तो किरिलताई को, और तामा तो सैन्य टुकड़ियाँ। अब यहाँ पर कह रहा है कि चंगेज खां ने पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। अब यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हरकारा पद्धति किसके द्वारा अपनाया गया था, तो चंगेज खां के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। या पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से हरकारा पद्धति का संबंध किससे है, तो हरकारा पद्धति का संबंध से तात्पर्य कि राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखने का माध्यम था, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि हरकारा पद्धति था क्या और किसके द्वारा ये अपनाया गया था, ठीक है। फिर कह रहा है कि अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इन संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे, कुबकुर कर। तो यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि कुबकु कर क्या होता था, तो कुबकु कर ये होता था अपने पशु समूहों में से अपने घोड़े का 10वां हिस्सा कर के रूप में देना। 10वां हिस्सा ये भी ध्यान देंगे कि घोड़े का कौन सा हिस्सा, अपने पशु समूहों में से घोड़े का कौन सा हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था, तो 10वां हिस्सा दिया जाता था। इसे कुबकुर कर कहते थे। संचार पद्धति आप सभी को पता है, ये भी पूछ लिया है, ये भी शब्दावली है। संचार पद्धति क्या है, तो राज्य के दूर दराज स्थानों पर परस्पर संपर्क रखना, इसके माध्यम से भ्रमण करना, आना जाना, यही है आपका संचार पद्धति। और ये जो कुबकर कर होते थे ये देना अनिवार्य नहीं था, ना ही ये किसी पर बाध्यकारी था, ये स्वेच्छा से लोग प्रदान करते थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 स्टेटमेंट बन रहे हैं आराम से, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन को उठा लिया जाएगा। और अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत करके आएंगे, इसलिए ये आपका है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि कुबकर कर क्या होता था और ये कैसा कर था, स्वेच्छा से था, बाध्यकारी था, अनिवार्य था, क्या था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, जिस तरीके से ऋग्वैदिक काल में बलि नाम का कर था वो भी स्वैच्छिक कर था। तो ऋग्वैदिक काल का बलि नाम का कर को पूछा था कि स्वैच्छिक कर था या अनिवार्य कर था या बाध्यकारी था, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ध्यान देंगे ये स्वैच्छिक कर था। चंगेज खां की मृत्यु के उपरांत इस हरकारी पद्धति में और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती है। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। तथापि विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। इसकी वास्तविक संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई है। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ से कुछ भी नहीं है, जो हमारा इम्पोर्टेंट था वो वही था, ठीक है।
इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों, कनात का मतलब होता है नहर, तो ध्यान देंगे कनात, हालांकि ये पता ही होगा आपको, कनात का मतलब होता है नहर, का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल और फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से कभी नहीं उभर पाए। तो यहाँ से कुछ नहीं है, बस यही है कनात का मतलब, आप ध्यान में रखेंगे। जब सैन्य अभियानों में विराम आया तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबद्ध हो गए। मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए। मंगोल की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। तो ये भी खत्म है, यहाँ से भी कुछ भी नहीं है। वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्यों के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास, जिसे फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में ज़रेज जारी किए जाते थे, इन सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे, जिसका तात्पर्य यह था कि मंगोल शासक की सत्ता स्वीकार करते थे। तो यहाँ से आपका ये इम्पॉर्टेंट है, एक तो बाज नामक कर, बाज का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? पक्षी कर देगा, ठीक है, कर देगा, सिक्का कर देगा, इस तरीके की शब्दावलियाँ उठाई जाती हैं। तो बाज क्या था? तो बाज व्यापारी कर था, ठीक है, ये एक व्यापारी कर था। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे पैजा और ज़रेज, ये क्या था? एक प्रमाण पत्र था, जिसके माध्यम से जो यात्री होते थे उनके यात्रा सुलभ बनाए जाते थे, संचार और यात्राएं सुलभ बनाई जाती थी। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास ये दिया, सुरक्षित यात्रा हेतु ये जो एक तरीके से डॉक्यूमेंट है पैजा और ज़रेज, इसको जारी किया जाता था। तो ये भी आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। 13वीं शताब्दी ईस्वी मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। उदाहरणार्थ 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन वंश के विरुद्ध युद्ध सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक के आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज खां का पोता कुबलगई खां कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गजन खां, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहानी की तरह दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमारा था वो हाईलाइटेड हो चुका है। ये गजन खां के भाषण से हमें कोई मतलब नहीं, इसे भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है वो ऊपर ही था हमारा। यहाँ एक शब्दावली है उलूस, इस उलूस को ध्यान में रखेंगे। ये उलूस है क्या? तो अधिकृत क्षेत्र का स्वामी, इसका मतलब होता है अधिकृत क्षेत्र का स्वामी। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार। यह अंशतः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खां के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलगोई के वंशजों ने युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया। तो ध्यान देंगे, जोची के द्वारा जोची कौन था? ये भी एक मंगोली था। तो जोची के द्वारा सुनहरा गिरोह का गठन किया गया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया गया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया तथा रूस के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। तो यहाँ से भी कुछ नहीं है आपका, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। ये भी कुछ नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए। यहाँ एक शब्दावली ध्यान रखिएगा, यास। तो यास या यशाक, तो ये यास और यशाक क्या होता था?
तो ये एक विधि होती थी। आज्ञाप्ति यानी आज्ञा देना, आदेश देना, इसका मतलब होता है आज्ञा, आदेश या विधि के अनुसार कार्य करवाना। ठीक है। वास्तव में तो जो थोड़ा बहुत विवरण या साख के बारे में हमें मिला है उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से है, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोल ने यास शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप में करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था चंगेज खां की विधि संहिता। तो ये भी दे देगा आपसे कि निम्नलिखित में से यसाक का संबंध किससे था, तो चंगेज से था। और ये चंगेज खां की एक विधि संहिता थी जिसके माध्यम से वो अपने कबीले के लोगों पर क्या करता था, विधि बना करके उनसे कार्य करवाता था कि ये विधि है और ये सभी को फॉलो करना है। इस तरीके से कानून के माध्यम से अपने वो किरलताई जो सरदारों का समूह होता था, संगठन होता था, जो परिषदें होती थी, उनमें भी ये यास के कानून लागू थे। यदि हम उसी समय में घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियाँ और नियम थे। अब देखिए उसके अलग अलग इतिहास, संस्कृति और नियम थे, लेकिन यास के माध्यम से जहाँ जहाँ पर इसने शासन किया, इसने तो चंगेज खां ने वहाँ पर अपनी ही विधि संहिता को लागू किया। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप में वे अल्पसंख्यक ही थे। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था। तो अब देखिए यहाँ से भी आपका एक स्टेटमेंट मिल गया कि यास जो था, जो नियम, जो विधि बनाई गई थी, जो आज्ञाप्ति बनाई गई थी, वो इनकी परंपरागत प्रथा थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। किंतु उसे चंगेज खां की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया जिसकी प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। उसने चंगेज खां और उसके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। यद्यपि मंगोलों ने भी काफ़ी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के लिए कुछ पहलुओं को अपना लिया, फिर भी यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज खां ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की अवसंरचना में अहम भूमिका निभाई। तो ये मेंस के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है यास। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये छोड़ सकते हैं। अब ज़्यादा नहीं है हमारा, बस ये 2 पेज है। ठीक है, निष्कर्ष में देख लेते हैं कि चंगेज खां और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। आज जब हम चंगेज खां को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसे कि एक विजेता नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसे व्यक्ति की जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इस गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खां अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया, एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया जिसने वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हुए। तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया काम किया। मेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको मंगोली जो अभी तक क्या है कि मंगोलों की दृष्टि में चंगेज खां को सबसे महान शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है, इतना क्रूर होने के बावजूद भी? तो ये सारे कारण यहाँ पर हैं। अगर दे दे ऐसा कि चूँकि दे दे ऐसा क्वेश्चन बना दे कि मंगोल खां तो एक बहुत ही क्रूर शासक था, उसके बावजूद भी मंगोलों में इसको सबसे महान शासक क्यों माना जाता है,
तो आप ये सारे रीज़न बता करके अपना आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेंस के हिसाब से है, इसको देख लेते हैं एक बार। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंध रखते थे, समन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तित्व मत कभी नहीं थोपे। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबद्ध सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। तो एक अच्छाई ये भी थी, ये भी आप दिखा सकते हैं मेंस में। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था, ये भी बढ़िया था। ठीक है, अपने बहुविध संविधान का कोई भी भय नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकें। तो आप देख सकते हैं मुगल से कि अकबर में भी देखिए, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही लोगों तक पद जो था सीमित था, कुछ धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोगों को लेकर के वो साथ चलता था। तो वही कह रहा है कि आने वाली जो शासन प्रणालियाँ थे उनके अनुसरण के लिए इसने भी एक आदर्श मार्ग को प्रस्तुत किया। मंगोलों और किसी भी यायावर शासन प्रणाली से संबंधित जिस तरह के प्रलेख हैं उनसे यह समझना वस्तुतः असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों को एक परिसंघ बनाया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया। तथापि यानी फिर भी मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया क्योंकि वह चंगेज खां का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उसने चंगेज खां को एक महान राष्ट्रनायक के रूप में लिया है जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज खां एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। तो ये था, बहुत काफ़ी कुछ इसमें है इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आप जितने भी अंडरलाइन इसमें किए गए हैं उन सारी चीज़ों को कॉपी पर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यही आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बार हम यास को देख लेते हैं, जो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार किस तरीके से काम करता था यास। जो ये देखिए कानून था इनका मंगोलों का, तो देखते हैं एक बार। 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खां ने वहाँ के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी। भर्त्सना मतलब बुराई की, मतलब वो किया, एक तरीके से कह सकते हैं कि बुराई नहीं, निंदा की। ठीक है, निंदा की, निंदा कह सकते हैं यहाँ पर, निंदा या डांट लगाया, डांट लगाया। ठीक है, निंदा की। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र जोची, अच्छा ये जो जोची था जो हमने देखा यहाँ पर, जोची कहाँ गया, अच्छा ये रहा जोची। तो जोची कौन था? जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया। तो जोची ये इसका पुत्र था चंगेज खां का। ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है, तो ये ज्येष्ठ पुत्र था।
जोची का एक दूर का वंशज अब्दुल्ला खां बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज खां के विपरीत अब्दुल्ला खान वहां छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हफीज तानीस ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्म में प्रायणता का विवरण अपने इतिवृत्त यानी कहानी में दिया और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज खां के यास के अनुसार था। तो कुछ नहीं है यहाँ इसके बारे में बताया नहीं गया है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर कि सुनहरा गिरोह या गोल्डन गिरोह या गोल्डन हॉर्ड किसने जारी किया था, किसके द्वारा ये मतलब वो किया गया था, किसके द्वारा इसका गठन किया गया था। तो यह किया गया था जोची के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे और जो जो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइटेड की गई हैं बस एक पेज में ये भी आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं उस टाइम का नक्शा है ये, ठीक है। तो बहुत बड़ा नहीं है, आराम से आपका 1 से 1.5 पेज में आ जाएगा ये सारा। तो इसको अच्छे से आप लिख करके पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय है ही नहीं है आपका। और अगला चैप्टर है हमारा बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।